वो करेंगे कि राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है वो किस प्रकार से है। तो औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के कारक कल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो यहाँ पर प्रतिकूल धरातल पाया जाता है, पानी की कमी पाई जाती है, ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता है, आसानी से हमें माल नहीं मिलता है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, तकनीकी रूप से हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, सीमित पूँजी के निवेश है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना पैसा उद्योगों में इन्वेस्ट कर पाएँ और हमें ऐसा कोई उद्योग रूप से औद्योगिक रूप से एक समृद्धशाली राज्य नहीं मिला है, जो हमें केवल और केवल सँभालना है। तो कई ऐसी समस्याएँ जैसे कि और उसके अलावा प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है, हमारे श्रमिक जो है वो इस प्रकार से ठीक है, नरेगा वगैरह चलता है तो इस प्रकार से खड्डा खोद दिया, आज खड्डे की मिट्टी को इधर डाल दिया और इधर की मिट्टी को इधर डाल दिया। यहाँ तक कि का ही हमें कौशल है खड्डे खोदने का। किसी को कहा जाए कि एलईडी बल्ब बनाना सीखिए या सिलाई मशीन का कार्य सीखिए तो नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि हमारे अंदर कौशल नहीं है, हमारा केवल जो हमारे भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार की है कि प्रकृति ने हमें इतना सिखाया है कि किसी प्रकार से हम सर्वाइव करें, अपने आप को जीवित रखें। तो इस प्रकार के कार्य हम रखने के लिए हम उतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, हमने किसी प्रकार की कुशलता को अर्जित नहीं किया। इसके अलावा बाज़ार नहीं है क्योंकि बाज़ार वहाँ होते हैं जहाँ पर लोगों की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति यानी जेब में पैसा कितना है, तो क्रय शक्ति नहीं होगी, तो वहाँ पर बाज़ार विकसित नहीं होगा। कोई हार्डवेयर की दुकान यहाँ पर डालता है मारवाड़ में, तो वो कहता है कि 20-25 लाख डाल के भी मुझे वापिस जो रिफंड है, जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता, वही 20-25 लाख वो मुंबई या महाराष्ट्र के किसी राज्य में किसी क्षेत्र में डालता है, तो उसे अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, सुविधाएँ की कमी है, किस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाज़ार नहीं है जहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सके, कच्चे माल की कमी है, परिवहन साधनों का अभाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री खुलेगी तो हर बात नीति वसुंधरा जी की सरकार है, तो उस समय में कोई फैक्ट्री अगर खुलने के लिए तैयार होती है, तो जैसे अशोक जी आते हैं तो उसको मना कर देते हैं कि नहीं हम जापान को एंट्री नहीं देंगे, हम चीन को एंट्री नहीं देंगे। तो ये कई ऐसे कारक होते हैं। कांग्रेस आएगा तो अलग प्रकार की नीति रहेगी, बीजेपी आएगी तो अलग प्रकार की नीति रहेगी। तो कुल मिलाकर कह सकता है कि राजस्थान में आर्थिक विकास या औद्योगिक पिछड़ेपन होने के पीछे कई कारक जिम्मेवार हैं। हम उद्योगों की अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, तो इस प्रकार की ये जो पीडीएफ है मैंने ग्रुप में पहले से ही प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित, पशु पर आधारित, खनिज आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, अलग-अलग प्रकार के उद्योगों को हम अलग-अलग रूप से बाँट सकते हैं। पूँजी के निवेश के आधार पर कितनी पूँजी लगाई जा रही है और कौन लगा रहा है, तो निजी उद्योग हो सकते हैं, राज्य के उद्योग हो सकते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का थोड़ा-थोड़ा सा परसेंटेज उसमें लगा हुआ। सामान्य वर्गीकरण बहुत बड़े उद्योग, करोड़ों की पूँजी लगी हुई है, लाखों की पूँजी लग गई है और कुछ हज़ारों की पूँजी लगी हुई है। यहाँ पर 1500 व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ पर 100-200 व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ पर 10-15 व्यक्ति काम करते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों का अलग-अलग प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग ये अलग-अलग प्रकार के उद्योग राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। मेनली हम बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से है। तो राजस्थान में पहली जो सूती कपड़े की जो मिल है, वो 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई थी। ये पहली सूती कपड़े की मिल थी। ब्यावर में ही 1906 में दूसरी तथा 1955 में यहाँ पर तीसरी मिल स्थापित की गई। देखिएगा ब्यावर का काफ़ी महत्व है। अब ब्यावर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ब्यावर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना तो उसके पीछे क्या कारण रहे, वो ज़्यादा मायने रखता है। ब्यावर के सूती वस्त्र उद्योग बनने के पीछे क्या कारण रहे, तो उसके बारे में कई कारक हैं। पहले तो क्या वहाँ का कोई व्यक्ति जो पैसे लगाने वाला हो, वो पैसे वाला हो। एक आपने उदाहरण शायद आपने देखा होगा पिपलिया कला, जब हम सोजत से चंडावल की तरफ जाता है तो पिपलिया, वहाँ पे एक फॉल्स की फैक्ट्री है जिसे पीजी फॉल्स कहा जाता है। ठीक है? तो वो वहीं के जैन समाज के कह सकते हैं कि शाह फैमिली थी और उन्होंने अपने दूर ना जाकर लोगों को रोजगार देने के लिए वहीं पर फैक्ट्री खोल दिया। फॉइल्स के लिए जो मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कहीं से भी लाया जा सकता है। केवल और केवल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो वो एक बहुत बड़ा उद्योग वहाँ पर स्थापित हो गया। तो यही कारण है कि उद्योग ब्यावर में सबसे पहला छावनी का क्षेत्र था, कैंटिला का था। अंग्रेजों के समय से ही वो समृद्धशाली क्षेत्र है। वहाँ पर अंग्रेजी लोग रहते थे।
जो पैसे वाले लोग थे वो ब्यावर रहते थे, ब्यावर पुराने समय से काफ़ी विकसित है, तो यही कारण है कि वहाँ पर फैक्ट्री खोली गई। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पर रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ था, अजमेर निकट है, वहाँ पर भीलवाड़ा निकट है, तो यही कुछ कारण है कि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, ठीक है? इसके बाद अलग-अलग जिलों में कह सकते हैं कि कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अबरोड ये अलग-अलग क्षेत्रों में यहाँ पर उद्योग खुले गए। यहाँ पर भीलवाड़ा जो प्रमुख वस्त्र निर्यातक नगर के रूप में भीलवाड़ा को पहचान मिली है। हम यहाँ पर कारखानों की बात करते हैं, ये पीडीएफ के माध्यम से पहुँच आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए या विकास के लिए स्थानीयकरण के कारक क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यही है कि सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता है। अगर सूती वस्त्र उद्योग खोलना है तो हमें कच्चा माल यानी कपास की आवश्यकता रहेगी, वो कहाँ से आएगा? मुझे अनुकूल जलवायु चाहिए। अनुकूल जलवायु का अर्थ होता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए हमें नम जलवायु, आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता रहती है। अगर ह्यूमिड कंडीशंस नहीं होगी, तो जो धागा है, वो टूट जाएगा। आप धागा बना रहे हो और वो टूटता जा रहा है, क्योंकि वो सूखा होने के बाद टूट जाता है। तो नमी जैसे कि हम जो दिए की बाती बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी की सहायता से या कच्चे दूध की सहायता से हम उस बाती का निर्माण करते हैं, ताकि कह सकते हैं कि वो अच्छी तरीके से बने और अच्छी तरीके से उसके धागे रूप में बने। यही इसी प्रकार से जब धागा महीन से महीन जब धागा बनाया जाता है, तो उसके लिए आर्द्रता होनी चाहिए। अब ये आर्द्रता कहाँ मिलती है? वो सबसे ज़्यादा एक भौगोलिक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आर्द्रता मिलती है ऐसे क्षेत्रों में जो समुद्र के आस-पास के क्षेत्र हैं। पहला, दूसरा वहाँ पर आस-पास की कह सकते हैं कि हरियाली वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी आपको आर्द्रता देखने को मिलती है कि जो पौधे जो होते हैं, जो ट्रांसपायरेशन का जो कार्य होता है, वाष्पोत्सर्जन, तो उससे भी नमी बनी रहती है। तीसरा, अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको कृत्रिम तरीके से मशीनों की सहायता से आर्द्रता बनाई जाती है। जैसे कि पाली के अंतर्गत महाराजा श्री उमेद मिल है, तो यहाँ पर नमी बनाने के लिए वो इस प्रकार के फैन्स लगाते हैं, जो पानी की बूँदे को महीन-महीन बूँदों को या फिर फॉग बनाते हैं। जिससे वो नमी बनी रहे, तो मशीनों से वहाँ पर नमी की जलवायु बनाई जाती है। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है कि सूती वस्त्रों को बार-बार धोना पड़ता है, रंगाई-छपाई से पहले भी धोना पड़ता है, बाद में भी धोना पड़ता है। शक्ति के साधन लूम्स को चलाने के लिए, क्योंकि हमें अगर धागा बनाना है तो उसके लिए लूम्स बनाने पड़ते हैं। लूम्स क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हैंड लूम्स और एक होता है पावर लूम्स, ठीक है? मैं यहाँ पर लूम्स को आपको समझाता हूँ कि पावर लूम्स क्या होते हैं। पावर लूम को हम देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं वो हमें काफ़ी मायने रखती हैं। द लूम्स देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से ये देखिएगा, ये है आपका ये मशीन की सहायता से बना रहा है, ठीक है? तो ये पावर यानी मशीन से चलने वाला। यही कह सकते हैं कि अगर हाथ से चलने वाला, देखिएगा ये पावर लूम्स है, पावर लूम्स में इस प्रकार से इसी प्रकार से अगर हैंडलूम, ठीक है? पावर लूम यानी मशीन से चल रहा है और एक होता है हैंडलूम। ठीक है? तो हैंडलूम किस प्रकार से होता है? जिसमें हथकरघा यानी हाथ से कपड़ा बुनाने का कार्य किया जाता है, ये पावर लूम्स है। हैंडलूम आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको याद होगा लकड़ी का इधर-इधर से कपड़ा बुनने बुनने का जो कार्य किया जाता है, ये वाला। ये है आपका हैंडलूम। ये टेडल्स होते हैं, पैरों की सहायता से इसको कपड़े को आगे-पीछे करके हाथ से कपड़ा बुनाया जाता है, तो उसे हैंडलूम कहा जाता है। पावर यानी मशीन की सहायता से बनाया जाता है, तो उसे पावर लूम्स कहा जाता है। तो दोनों को चलाने के लिए हैंडलूम को चलाने के लिए तो आपको मशीन की आवश्यकता नहीं है, हाथ से पैर से चला लोगे, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए आपको शक्ति के साधनों की आवश्यकता रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि धागा बनाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए, कपड़े को समेटने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, वापिस सुखाने के लिए, उसकी छपाई करने के लिए, हर प्रकार से आपको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। सस्ते श्रमिकों का अर्थ ये होता है, जो भी उद्योग जहाँ पर जिसका प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो उसकी जो रेट है वो कम है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको सस्ते श्रमिक चाहिए। लेकिन ऐसा उद्योग जैसे कि काँच पर नक्काशी का है, हीरे तराशने का काम है या स्वर्ण आभूषण बनाने का काम हो, तो वहाँ पर सस्ते मज़दूर नहीं रखे जाते, वहाँ पर कुशल श्रमिक रखे जाते हैं, जो ट्रेन्ड है, उनको अपना काम अच्छी तरीके से करना आता है, तो उस प्रकार के श्रमिक रखने का कार्य किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि उद्योग किस प्रकार का, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग कपड़े का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता है, इसलिए आपको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। फिर है बाज़ार की समीक्षा। अब आप बाज़ार कहाँ पर बेचोगे, कहाँ पर माल, सूती वस्त्र कहाँ खपेगा? तो ऐसे क्षेत्रों में आप सूती वस्त्र बेच रहे हो जैसे कि आर्द्र क्षेत्र है।
जहाँ पर बारिश की सीजन ज्यादा रहती है, बादल छाए रहते हैं, तो वहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर गर्म प्रदेश है, धूप ज्यादा पड़ती है, और वे लोग क्या करते हैं कि कॉटन के क्लॉथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बाजार, अब बाजार यानी कॉटन के शर्ट कौन खरीदता है? जहाँ पर बाजार या फिर उसकी डिमांड है, तो डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। फिर इस प्रकार के उद्योग को लगाने में काफ़ी पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ आएगा? तो कच्चे माल की बात करें, तो यहाँ पर प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ है। 66% कपास यहीं से प्राप्त होता है, और अन्य जिले में देखिए अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये तीनों ही ब्यावर के पास में है। ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तीनों आसपास के क्षेत्र में जहाँ से रॉ मटेरियल आ जाता है, और बीच में लगा दिया उद्योग। इस कारण यहाँ पर ज्यादातर कपास का जो सूती वस्त्र का उद्योग है, उसका केंद्रीकरण हो। यही कारण है कि भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में, ब्यावर अजमेर जिलों में है, वहाँ पर सूती वस्त्रों का केंद्रीकरण अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है। इसी प्रकार से जलवायु की बात करें, तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है राजस्थान की, तो सूती वस्त्र बनाने के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम रूप से वातावरण बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर खर्च अधिक रहता है। तो राजस्थान में सूती वस्त्र का उद्योग है, लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा बनेगा थोड़ा-सा, उसकी कॉस्ट जो आएगी वो काफ़ी महँगी आएगी। पानी की आवश्यकता, तो पानी की तो कमी राजस्थान के अंतर्गत है ही, अकाल भी पड़ते रहते हैं, भूजल स्तर भी काफ़ी गहरा गया है, और यही कारण है कि जो कोटा क्षेत्र के जो उद्योग है, वहाँ तो मिल जाता है चंबल से पानी, और गंगानगर, बीकानेर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आ जाती है इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर की परियोजना, तो वहाँ पर पानी की उपलब्धता हो जाती है। इसके अलावा छोटे-छोटे से जो नलकूप है, उसके माध्यम से और छोटे-छोटे बांधों के माध्यम से पानी की प्राप्ति हो जाती है। पावर, बिजली कहाँ से आएगी? तो कम बिजली आपूर्ति मिलती है, बार-बार कटौती होती है। बिजली प्राप्त न होने के कारण यहाँ पर इसका प्रभाव उद्योग पर पड़ता है। यही कारण है कि जितने भी जो सूती वस्त्र के उद्योग हैं, वो खुद के प्लांट लगाने के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि महाराजा श्री मोहित मिल देखेंगे, तो उसके ठीक पीछे की तरफ आपको बहुत बड़ा एक सोलर पार्क देखने को मिलेगा। श्रमिक राज्य में है, लेकिन कुशल नहीं है, काम में होशियार नहीं है। मैंने कहा गड्ढा खोदना, गड्ढे का मिट्टी इधर डाली, इधर की मिट्टी वापस गड्ढे में। 1 साल में गड्ढा खोदते हैं, दूसरे साल उसी गड्ढे को भरते हैं। तो इसी काम में लगे रहने के कारण यहाँ पर कुशल श्रमिकों की कमी रहती है। यही कारण है कि या फिर तो यहाँ पर स्वचालित यानी पावर लूम्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, और श्रमिक अगर चाहिए, तो भी वो बाहर से, यूपी से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर भी सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक मिले, वहाँ से लिए आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बाजार, बाजार बहुत ज़रूरी है कि बाजार के अभाव में आप अपना सामान कहाँ बेचोगे? तो अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है, सिंथेटिक कपड़े ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, वो टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी होते हैं। देखिए पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, शिफॉन है, ये ये प्रचलन में क्यों रहे? प्रचलन में जैसे कि हमने सूती वस्त्र का जैसे कि ओढ़नी ज़्यादा प्रचलित है, हम सूती वस्त्र का या फिर शर्ट या ओढ़नी वगैरह ले लेते हैं, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो काफ़ी कम रहती है। वहीं दूसरी तरफ पर अगर हम बात करें, ऐसे वस्त्र जो पॉलिएस्टर से बने हुए हैं या रेयॉन से बने हुए, शिफॉन से बने हुए, वो लंबे चलते हैं। यही कारण है कि महिलाओं के अंतर्गत ओढ़नी का जो प्रचलन बढ़ा था, वो शिफॉन का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा था, और शिफॉन और कई मिक्स जो जो धागे हैं, उन धागों से बने हुए आजकल ओढ़ने काफ़ी प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से बाज़ार और काफ़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा जो रह रही है, उसके कारण यहाँ पर इस प्रकार का उद्योग हालाँकि काफ़ी विकसित नहीं हुआ है, तो जहाँ पर बाज़ार होगा, तो वहाँ पर इसका खपत भी हो जाएगी। तो राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में ज़्यादातर जो सूती वस्त्र है, यहीं पर खप जाता है, यानी इतना ही उत्पादित होता है, उतना आसानी से यहाँ पर खप जाता है। फिर बात करते हैं पूँजी, तो पूँजी पैसे वाले लोग कम हैं, जो बाहर वाले राजस्थानी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आओ, यहाँ पर इन्वेस्ट करो और यहाँ पर उद्योग लगाओ। ठीक है, दूसरा उद्योग है ऊन उद्योग, वूल इंडस्ट्री, और वूल इंडस्ट्री का किस प्रकार से है, तो स्टेट वूल मिल्स आपके बीकानेर में एक सरकारी कारखाना है, जहाँ पर ऊनी धागा तैयार किया जाता है। ऊन कहाँ से आती है, तो भेड़ वाले क्षेत्र से आती है। भेड़ कहाँ पर मिलती है, तो बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में आपको अच्छी, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में अच्छी भेड़ों की संख्या मिल जाती है, तो आस-पास में वहाँ पर ऊन की मंडी भी बनी हुई है। इसी प्रकार से जोधपुर में भी ऊन की मंडी है।
क्या बनाया जाता है, कंबल बनाए जाते हैं, कालीन बनाया जाता है। यूपी के अंतर्गत एक दो ऐसे क्षेत्र है जो कालीन नगर के रूप में प्रसिद्ध है, तो यहीं से बीकानेर और ज्यादातर वहां पर यूपी के जो क्षेत्र में है वहां पर भदोई भदोई नाम सुना होगा शायद आपने, यूपी के अंतर्गत। तो वहां पर जितने भी जो बीकानेर के लोग हैं उन्होंने वहां पर बड़े बड़े से कारखाने खोल रखे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास जो मुस्लिम समुदाय है उनके पास कला है, उनके पास तजुर्बा है, उनके पास कौशल है, इसके कारण वो अच्छे प्रकार के कालीन बना सकते हैं। और बीकानेर वालों के पास ये दिमाग है कि कच्चा माल कहाँ से लाएगा, तो हम हमारे बीकानेर से कच्चा माल बना लेंगे, मंगा लेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर ऊनी कालीन बनाने का कार्य किया जाता है। विदेशी आयात निर्यात संस्था जो कोटा में है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स चूरू और लाडनू में, तो देखिएगा चूरू, लाडनू, ठीक है, जोधपुर और बीकानेर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भेड़ों की संख्या काफी अधिक है और यहीं पर रॉ मटेरियल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर उद्योग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के कारण यहाँ पर इसके स्थानीयकरण की संभावनाएं बड़ी है। फिर शक्कर का उद्योग, अब शक्कर का उद्योग क्या है, तो इसका प्रमुख कच्चा माल है गन्ना। गन्ना कहाँ मिलेगा, तो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही मिलेगा। भारी होता है, निर्माण प्रक्रिया में वजन कम होता है, इसलिए इसको कहाँ पर स्थापित किया जाता है, केवल और केवल जहां पर गन्ना उगाया जाता है, कच्चा माल मिलता है, उन्हीं क्षेत्रों में इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है। चीनी मिल के और साथ में और क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये चीनी मिल का एक गन्ने का फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म से जिससे जैसे दूरी बढ़ेगी गन्ने का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो फॉर्म के ठीक पास में जहां पर गन्ना उगाया जा रहा है, वहीं पर आपने क्या बना दी, फैक्ट्री, ठीक है, या मिल, जो शुगर मिल है वहां पर बना दी। और यही इसके ठीक पास में आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको कागज का कारखाना देखने को मिलेगा, या स्प्रिट बनाने का कारखाना देखने को मिलेगा, जो शराब जो है गंगानगर शुगर मिल जो बनाती है, तो वो इसी कारण बनाती है। शक्कर का कारखाना, कागज का कारखाना, स्प्रिट का कारखाना, ये तीनों पास-पास रहते हैं, क्योंकि जो कचरा जो निकलता है, जैसे कि 90 किलो, जैसे कहा कि 1 टन जो गन्ना होता है उसमें से आपको जो परसेंट 90% तो वेस्ट जाता है, तो उस वेस्ट का प्रयोग करके कागज बनाने में काम में लिया जाता है। ये एक ऐसा उद्योग है जो साल भर नहीं चलता, जब गन्ना होगा तभी चलेगा। फिर उसके बाद जब तक गन्ने की आपूर्ति होगी तब तक चलेगा। फिर उसके बाद गन्ने का एक सिस्टम होता है कि उसको 10 से 15 दिन के अंतर्गत पिराई करनी पड़ती है, यानी उसमें से रस निकाल दो। रस नहीं निकालोगे तो उसके अंदर रस की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके कारण ज्यादातर जहां-जहां पर गन्ना, अब गन्ना कहाँ पर उगाया जाएगा, तो फिजिक आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखिए कि गन्ने को उगाने के लिए हमें उष्ण यानी हॉट क्लाइमेट चाहिए, वहां पर आपको दोमट काली मिट्टी की आवश्यकता रहती है, बारिश की अधिक मात्रा चाहिए। तो राजस्थान में ऐसा एक क्षेत्र है, वो है दक्षिणी राजस्थान। यही कारण है कि भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ है, वहां पर प्रथम चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई। दूसरी जो चीनी है गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापित की गई। गंगानगर के अंतर्गत पानी की सुविधा है। दूसरा पंजाब के आसपास का, पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ है, तो वहां से ये प्रेरित भी है कि वहां पर इस प्रकार की खेती की जा सके। इसी प्रकार से बूंदी भी आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां पर भी 1965 में एक कारखाने की स्थापना की। इसी प्रकार से आपका उदयपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर भी गन्ना उगाया जा सकता है, यानी फेवरेबल कंडीशन जहां पर रॉ मटेरियल की है वहीं पर हम उद्योग लगा रहे हैं। इसके अलावा गंगानगर शुगर मिल के साथ चुकंदर, जो बीट रूट होता है, उससे भी चीनी बनाने का प्लांट 1968 में प्रारंभ किया गया। और यही कारण है कि यहाँ पर चुकंदर यानी बीट की जो एग्रीकल्चर है वो की जाने लगी। बीट हमारा यहाँ पर लोकल प्लांट नहीं है, हम यहाँ से मेक्सिको से इसे, या अमेरिकन का जो कंटिनेंट है वहां से इसे लेकर आए थे। चीनी बनाने के वर्तमान कारखाने हैं मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर 1932, गंगानगर शुगर मिल जो है 1937, केशव राय पाटन सहकारी शुगर मिल 1965 जो केशव राय पाटन बूंदी में है। लो 13 वर्षों से लगभग ये मिल बंद है, यानी ये मिल अभी वर्तमान में बंद है। इसी प्रकार से उदयपुर शुगर मिल जो भोपाल सागर 1976 में स्थापित की गई, यह प्रथम मिल की सहायक चीनी कंपनी है। प्रथम की मतलब हो गया इसकी मेवाड़ शुगर मिल्स के साथ वर्क करती है उदयपुर शुगर मिल, ठीक है। तो पूर्णतः कच्चे माल पर आधारित है। जिन क्षेत्रों में गन्ना होता है वहीं पर यह उद्योग स्थापित किया जाता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद में गन्ने का उत्पादन होता है और इसी के आसपास के क्षेत्रों में इसे लगा दिया जाता है। उत्पादन आप पीडीएफ में से देख लीजिएगा।
चीनी का उत्पादन कभी बढ़ता है, कभी घटता है, निर्भर करता है कि गन्ने की आपूर्ति किस प्रकार से होती है। तो चीनी सस्ती हो जाती है, फसल खराब हो गई तो चीनी का उत्पादन गिरेगा तो इसके भाव बढ़ जाएँगे। इसके अलावा यहाँ के जो किसान हैं, जो मेवाड़ी गुड़ जो होता है, काला गुड़, वो बनाते हैं, खांडसारी बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। खांडसारी का अर्थ होता है, जो देसी शुद्ध शक्कर होती है ना, उसको खांड कहा जाता है। खांड और शक्कर, शक्कर जो होती है व्हाइट क्रिस्टल वाली, वो अलग प्रकार की होती है और खांड जो होती है, वो अलग प्रकार की होती है। खांड को हम देसी शक्कर के रूप में पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के क्या कारक है, तो यहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए हमें चूने का पत्थर यानी लाइमस्टोन की आवश्यकता होगी। 1 टन सीमेंट तैयार करने में लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। यानी सबसे ज्यादा 1 टन बना रहे हैं उसमें 1.5 टन के आसपास आपको चूने का पत्थर डालना पड़ रहा है, जिप्सम डालना पड़ रहा है। तो और कोयला जो होता है बाहर से आयात करना पड़ता है कि कोयला यहाँ पर पलाना का क्षेत्र है तो वहां से मिल जाए। उसके अलावा लिग्नाइट कोयला मिलता है, धुआं अधिक देता है, तो बाहर से अच्छी क्वालिटी का कोयला आयात करना पड़ता है। प्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वर्तमान में लगभग 12 बड़ी सीमेंट इकाइयां हैं, अभी भी ये सक्रिय है, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और 115 ये आंकड़े अपडेटेड हो चुके होंगे, तो काफी अधिक क्षमता है। सीमेंट के कारखाने ईसीसी ये लाखेरी में है, जयपुर उद्योग, ठीक है, ये आपकी सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क, हिंदुस्तान शुगर, जेके सीमेंट निम्बाहड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक, इस प्रकार से श्री सीमेंट ब्यावर के पास रास जो क्षेत्र है, बिड़ला व्हाइट जो कोटा में आपके गोटन में है, जो जोधपुर नागौर जो रेल मार्ग पर स्थित है, राजश्री सीमेंट जो खारिया मीठापुर है, ये मीरापुर लिखा हुआ है, नागौर के अंतर्गत, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, इसी प्रकार से बांगड़ आ गया, बिनानी आ गया, अल्ट्राटेक आ गया। अल्ट्राटेक आपको बिनानी ग्राम जो सिरोही का पिंडवाड़ा का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर अलग अलग सीमेंट के कारखाने लगातार खुलते रहे। कारण क्या है कि रॉ मटेरियल यानी चूने का पत्थर यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। उत्पादन की बात आप पीडीएफ में से देखिएगा। स्थानीयकरण के कारण तो कच्चे माल में चूना, खड़िया मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग होता है। कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यही कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का अधिक विकास हुआ है। ठीक है, ऊर्जा के साधन, तो ऊर्जा के रूप में यहाँ पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कोयला बिहार और झारखंड से आयात किया जाता है, रेल मार्ग के माध्यम से किया जाता है। ये आ जाएगा यहाँ पर, रेल मार्ग से इसे पहुंचाया जाता है। और जितने भी जो सीमेंट कारखाने हैं उनका खुद का एक रेल मार्ग का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। श्रमिक आपको सस्ते चाहिए कि सीमेंट जो है उसमें कह सकते हैं कि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, इसलिए ज्यादातर जो सीमेंट के जो श्रमिक होते हैं सीमेंट कारखाने में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। पूंजी कौन लगाएगा, तो बड़े-बड़े से जो कारखाने लगाए जाएंगे वो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वही लगाएंगे, उनके पास पैसा है। तो जितने भी आपके बिड़ला समुदाय हो, चाहे आपके दूसरे जो धनाढ्य परिवार हैं, वो यहाँ पर पूंजी लगाते हैं। बाजार, तो सीमेंट की मांग तो लगभग-लगभग हर राज्य में है। तो यहाँ पर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अधिकांश जो सीमेंट होता है, उसे निर्यात किया जाता है। सरकारी संरक्षण काफी महत्वपूर्ण, सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो बिनानी जो ग्राम है, बिनानी ग्राम में जो सीमेंट का कारखाना था, उस बिनानी ग्राम में जो सीमेंट का कारखाना था, तो वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण बिनानी सीमेंट का अस्तित्व समाप्त हो गया और अल्ट्राटेक सीमेंट ने बिनानी ग्राम जो ग्राम बस गया था वहां पर, उसे अल्ट्राटेक गांव के नाम से अधिग्रहित कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। ये केवल कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के चक्कर। तो कहने का अर्थ होता है कि राजनीतिक जो कारक होते हैं वो काफी किसी उद्योग को स्थापित करने या बनने और बिगाड़ने में योगदान देते हैं। काफी समस्या है सीमेंट उद्योग की, कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है, बिजली राजस्थान में है नहीं, पैसों की कमी है, जो सीमेंट बनाया जा रहा है उसमें लागत अधिक आ रही है तो महंगा मिल रहा है। बड़े और छोटे जो उद्योगों में प्रतिस्पर्धा रहती है और सरकार की जो नीतियां रहती है वो भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार से मेटल इंडस्ट्रीज राजस्थान के अंतर्गत, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपका खेतड़ी नगर दरीबा का जो क्षेत्र है, वो खो दरीबा अलवर में, चांदमारी ताम्र परियोजना जो झुंझुनू में है। तो कॉपर का उद्योग राजस्थान के अंदर पाया जाता है। दस्ता उद्योग आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मैंने कल देबारी के बारे में बात किया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक जस्ता गलाने का संयंत्र 1996 में यहाँ पर लगाया गया, उदयपुर के पास देबारी में। ठीक है, तो यहाँ से जो जावर माइंस होती है वहां से
जो जस्ता निकाला जाता है उसको अलग किया जाता है। जस्ते से सीसा और चांदी भी निकलता है। ठीक है, न केवल जस्ता बल्कि कैडमियम, चांदी, सिंगल एसएसपी यानी रॉक फॉस्फेट भी यहाँ से देखने को मिलता है। इससे आपको गंधक का तेजाब भी बनाने का कार्य यानी सह उत्पाद के रूप में बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसकी एक परियोजना रामपुरा अगुचा में स्थापित की गई है और इसे साफ करने का जो कारखाना चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रवक यानी इसके स्मेल्टर कहा जाता है। तो स्मेल्टर की स्थापना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत की गई है। स्थानीयकरण की कारक क्या है? तो खान पर गैसिफिकेशन संयंत्र लगाना पड़ता है जिससे सीसा और जस्ते का साधारण प्राप्त किया जाता है। यानी जो रॉ मटेरियल है उसमें से शीशे को अलग करना, जस्ते को अलग करना, तो इस बेसिमीकरण यानी उसको गर्म करके अलग किया जाता है। तो ये पद्धति यानी मूल जो ओर मिलता है, जो अयस्क मिलता है उसमें से सीसा और जस्ते को अलग करने की बेनिफिकेशन संयंत्र वहां पर लगाना पड़ता है। उसको साफ करने के बाद जस्ता सांद्रण पर आधारित जस्ता प्रदावन कारखाना जिसे स्मेल्टर कहा जाता है, तो उसमें से चांदी, कैडमियम, गंधक इसको अलग किया जाता है। तो वो भी स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। खर्च अधिक लगता है तो यहाँ पर 2 कारखाना है, एक तो देवारी में लगा हुआ है, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है? तो ये दोनों ही कह सकते हैं कि कच्चे माल पर आधारित है। जो गैलेना जो मूल अयस्क होता है, जो ओर होता है, वो हाश पदार्थ है। यानी उसमें से जैसे 100 केजी का है तो उसमें से 80% से अधिक तो वेस्ट चला जाएगा। यानी जो मूल जो पदार्थ मिलेगा उसको गैलेना कहा जाता है। तो गैलेना में से 80% तो वेस्ट चला गया। लास्ट जो 20% बचा है उसमें से शीशा भी मिलेगा, जस्ता भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको अधिक दूरी तक यानी गैलेना को अगर हम काफ़ी लंबी दूरी तक लेके जाते हैं तो उसमें से वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस होने के कारण इस उद्योग को हम खान के अधिक पास के क्षेत्रों में ही स्थापित करते हैं। तो यही कारण है कि इसकी जो साफ करने की इकाइयाँ हैं, कच्चे माल के जो स्रोत हैं, उसके पास यानी जावर माइंस के पास ही देवारी क्षेत्र है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। रॉ मटेरियल देवारी और चंदेरिया से जस्ता की जो स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है, तो लगभग 54% जो शुद्ध जस्ता पिंड जो होता है, वो प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार व्यर्थ पदार्थ का जो भार होता है, वह कम होने पर कारखाने की स्थापना हम कच्चे माल से क्षेत्र से दूर स्थापित कर सकते हैं। यानी अगर परसेंटेज जो है वो अगर 54 बता रहा है तो इसको हम दूर लगा सकते हैं। अगर यही 80 से 90% हो तो उसको हमें जहाँ से कच्चा माल निकलता है वहीं पर स्थापित करना पड़ेगा। तो जस्ते से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगभग 46% जो माल होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो इस जस्ता उद्योग यानी केवल जस्ता उद्योग की बात करें तो इसकी स्थापना हम कच्चे माल की खान से दूर क्षेत्रों में कर सकते हैं। जैसे कि जस्ता कहाँ से निकलता है? देखो, वहाँ पर ओर को साफ करने के बाद यहाँ पर जस्ता, अब जस्ते में से भी अलग-अलग प्रकार के पदार्थ निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ से इसको कहाँ पर लगाया जा रहा है। तो जस्ते में से हमने कहा कि यहाँ पर 54% तो शुद्ध माल निकल रहा है और 46% यहाँ पर कच्चा माल निकल रहा है। यानी लगभग 50-50% हम मान सकते हैं। तो ऐसा उद्योग हो तो हम उसे जो रॉ मटेरियल जहाँ से निकलता है उससे दूर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यही परसेंटेज यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 84 अ, यहाँ पर इसको 86 कर देते हैं। 86% तो इसमें से कचरा निकलता है और केवल 14% शुद्ध माल निकल रहा है, तो हम इसको कहाँ पर लगाएँगे? उद्योग को उस कच्चे माल के क्षेत्र के ठीक पास में लगाएँगे। जलापूर्ति बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। कहा जाता है कि 30 टन जस्ता पिंड जो रहता है, इग्नोट, पिंड का अर्थ होता है इग्नोट, के लिए 10 लाख गैलन जल की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि देबारी के पास का जो जस्ता का जो क्षेत्र स्मेल्टर है, वो उदय सागर जो झील है, वहाँ से प्राप्त हो जाता है। चंदेरिया में जो स्मेल्टर लगाया गया है, उसे बेड़च नदी पर बनाए गए गोसुंडा बांध जो है, वहाँ से जल की आपूर्ति हो जाती है, तो वहीं पर इसे स्थापित किया जाता है। तो पानी की आवश्यकता धातु उद्योग में अधिक रहती है, इसलिए इसे ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मशीनों को चलाने के लिए पानी की ज़्यादा बिजली की अधिक आवश्यकता रहती है। कहा जाता है कि जस्ता पिंड जो 30 टन का है उसके लिए 11 मेगावाट की बिजली चाहिए। यही कारण है कि जो देवारी और चंदेरिया दोनों में कह सकते हैं कि वहाँ पर आपके बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। तो रावत भाटा जो कोटा चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो परमाणु ऊर्जा का बिजली घर है, वहाँ से इसे आसानी से बिजली प्राप्त हो जाती है और चंबल नदी पर भी अलग-अलग प्रकार के वहाँ पर संयंत्र लगाए गए हैं, जहाँ से बिजली उत्पादित होती है, वहाँ से इनको सस्ती बिजली प्राप्त हो जाती है। सड़क
और रेल मार्ग हो चाहे वायु मार्ग हो, इनसे ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो चंदेरिया का कारखाना है, वो कई प्रकार की सड़कों के जंक्शन पर स्थित है और इसी कारण यहाँ पर इसे रेलवे मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, उससे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में आसानी से भेज दिया जाता है। कुशल श्रमिक यहाँ पर मिल जाता है, यही कारण है कि यहाँ पर इस प्रकार का उद्योग स्थापित हुआ। तो ये कुछ कारक है। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग उद्योग के भी कुछ रूप है, जैसे कि एचएमटी अजमेर है, जो अब बंद हो चुका है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो कोटा में है, ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में आरआईएस या आरपीएससी द्वारा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन कहाँ है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में स्थित है। इसमें कई मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक यंत्र, ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल जो इक्विपमेंट्स है, उनका निर्माण किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। एचएमटी जो घड़ियां बनाती थी, वो अभी लगभग बंद हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर मेटल्स का कई बार प्रश्न पूछा गया है, बिजली के मीटर बनाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कैप्सन मीटर्स जो पानी के मीटर बनाती है, इसकी इकाई एक जयपुर और पाली में भी है, पानी के मीटर बनाते हैं। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये लोहे के टावर और खिड़कियां बनाने का। सिमको वैगन फैक्ट्री कई बार पूछा गया है, जो रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है, वो भीलवाड़ा में स्थित है। इसी प्रकार से एनबीसी जो बेरिंग्स जो होते हैं, उसको बनाने की एक बहुत बड़ी कारखाना जयपुर में स्थित है। इसके अलावा लोको पायलट एंड कैरिज वर्कशॉप ये अजमेर में है। वैगन फैक्ट्री कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत स्थित है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित है। तो ये इकाइयां यहाँ पर रहेगी। बाकी ये जो आपके कह सकते हैं उर्वरक उद्योग में स्थानीयकरण के कारकों को एक बार देख लेते हैं। नहीं है। औद्योगिक विकास की क्या संभावना है राजस्थान के अंतर्गत? तो औद्योगिक पिछड़ा रूप जो पन है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। यहाँ पर औद्योगिक बस्तियां व बसाए जा रहे हैं, उद्योगों को आकर्षित किया जा रहा है। यही कारण है कि राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अलवर का जो भिवाड़ी है, उसे मिनी जापान भी कहा जाता है। तो वहां पर जापान की और चाइना की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपना इन्वेस्ट कर रही है। जोधपुर हो चाहे अजमेर हो चाहे कोटा हो, वहां पर औद्योगिक बस्ती का अर्थ हो गया कि एक लिमिटेड एरिया में सारे के सारे आपको उद्योग ही उद्योग देखने को मिलेंगे। कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि राजसिको है, आरएफसी है, रिको है, आपका आरकेवीआईबी है। ये कुछ संस्थाएं हैं जो यहाँ पर उद्योगों को ऋण भी उपलब्ध कराती हैं तथा उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक जो स्थानीयकरण के विभिन्न कारक इस प्रकार से आप देख सकते हैं।